स्वागत दोस्तों, आगे चलने के सामने सबसे पहले सबसे बड़ी हो जाएंगे दोस्तों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद होने जा रही है दूसरी सबसे बड़ी यात्रा। बताएंगे आज किस तरीके से प्रोग्राम लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे राहुल गांधी की यात्रा शुरू होते ही अचानक चुनाव आयोग ने आज क्यों अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है दोस्तों। इसी के साथ में बैकफुट पर नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी राहुल गांधी को नोटिस देने के बाद अब हकीकत समझ में आने लगी है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तो बताएंगे राहुल गांधी के एक्टिव होते ही लालू यादव ने भी मोर्चा संभाला है दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे कहां पर विपक्ष के मंत्री के घर पर छापे मारने के लिए पहुंचे हैं ईडी वाले दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू यादव, प्रियंका गांधी मिलकर बिहार की राजनीति को पूरी तरीके से बदलने जा रही है दोस्तों, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद बिहार के अंदर होने वाली ये यात्रा भी परिवर्तन लेकर आएगी, वोटर अधिकार यात्रा रिकॉर्ड बनाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर एसआईआर को लेकर सत्ताधारी दल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राहुल गांधी आज बिहार पहुंच रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज 16 दिवसीय वोट यानी मतदाता अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे दोस्तों, जिसका उद्देश्य है मताधिकार की रक्षा करना और 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत को मजबूत करना और जन समर्थन जुटाना दोस्तों। यात्रा का समापन 1 सितंबर 2025 को पटना में होने वाला है। यात्रा की शुरुआत आज राहुल गांधी रोहतास जिले के सासाराम बेड़ा ग्राउंड से करने वाले हैं दोस्तों। यहां से 1300 किलोमीटर की यात्रा निकलेगी, 20 प्लस जिलों को कवर किया जाएगा और पटना में आकर आखिरकार यात्रा का समापन होगा दोस्तों। संभावित रूट जो बताए गए हैं उसके तहत औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और पूर्वी और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, आरा आदि क्षेत्र बताए जा रहे हैं दोस्तों। 23 जिलों के अंदर 50 सीटों को कवर करते हुए यात्रा गुजरने वाली है। यात्रा का मुख्य फोकस बिहार में जारी एसआईआर के विरोध में एसआईआर के अनियमितता को लेकर जोरदार मोर्चा खोलना दोस्तों, और राहुल गांधी को पूरा विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव सब ने अपने अपने तरीके से राहुल गांधी के स्वागत में मैसेज लिखा है दोस्तों। आरजेडी की ओर से वीडियो जारी करते हुए इस यात्रा को सफल बनाने के लिए एक एक कार्यकर्ताओं से बोला गया और यहां तक कि मुकेश सहनी भी खुलकर साथ में आए हैं दोस्तों। इसी के साथ में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन के अन्य दलों को मिलकर इसमें साथ देने के लिए बोला है दोस्तों। अपील भी की गई है और लेफ्ट पार्टियां भी साथ में खड़ी है। विश्लेषणों के अनुसार बताया जा रहा है कि विपक्ष अपना नैरेटिव सेट करने के लिए यह यात्रा निकाल रहा है जो बहुत हद तक सफल होगा दोस्तों। और जैसा ही खबर सामने आती है कि आज राहुल गांधी की यात्रा निकलने वाली है दोस्तों और पूरी तैयारी हो चुकी है, उसके बाद अचानक से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कदम उठाया दोस्तों, जिसे लेकर कहा जा सकता है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राहुल गांधी पर नोटिस जारी करने की जगह बैकफुट पर आ गया है। दरअसल हुआ यह कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा सबूतों के साथ लगाए गए आरोप के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज दिल्ली में 3 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है दोस्तों। यानी चुनाव के ऐलान से पहले अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो ये अपने आप में अभूतपूर्व है दोस्तों। चुनाव आयोग इस तरीके का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक से नहीं करता, या तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट को लेकर किया जाता है या फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद किया जाता है दोस्तों। लेकिन ये अचानक से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है इसका सीधा मतलब यह है कि एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैकफुट पर है और राहुल गांधी के सवालों को जवाब देने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। अभी तक राहुल गांधी पर सवाल खड़ा करके राहुल गांधी को पहले कर्नाटका के इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा दोस्तों, उसके बाद और अनियमितताएं निकाल कर दिखा दी गई और पूरे सबूत सौंप दिए गए। तो उसके बाद अब चुनाव आयोग के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा दोस्तों। तो अब आकर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने की कोशिश करने वाले हैं दोस्तों। हालांकि जवाब क्या दे पाएंगे, जो ओपन एंड शट केस है, यानी जो साफ साफ दिखाई दे रहा है दूध पानी का पानी नजर आता है, इसके बावजूद जवाब देने में आनाकानी के प्रयास किए जा रहे हैं जो अब सफल नहीं होगा दोस्तों। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक और बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। चुनाव आयोग बोलता है कि सही समय पर अगर मुद्दा उठाते तो समाधान हो जाता। यानी राहुल गांधी ने जो महादेवपुरा विधानसभा को लेकर सवाल खड़े किए तो उस पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया है दोस्तों। यानी पहले राहुल गांधी को नोटिस दिया गया, आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने सही समय पर उठाया होता तो समाधान हो जाता। सवाल यह है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग तो नहीं चला रहे, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि कहां पर गलत तरीके से लोगों के नाम ऐड हुए हैं, कहां पर लोगों के हाउस का नंबर 0 है, कहां पर एक एक घर में 70-70 लोग रहते हैं और कहां एक ही व्यक्ति के अलग अलग बूथ पर नाम है। ये सारा काम पता करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी सबूतों के बंडल के साथ पहुंचे थे, राहुल गांधी को चुनाव आयोग ये बोलकर खंडन कर सकता है कि वो विपक्ष के नेता हैं इसलिए आरोप लगा रहे, लेकिन राहुल गांधी जो सबूत लेकर आए थे उसका खंडन कौन करेगा, वो तो अखंडित है, उसका खंडन कोई नहीं कर सकता। तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
बिहार चुनाव के मद्देनजर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सर्वोसर्वा नेता दोस्तों सुप्रीमो लालू यादव भी अब चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं दोस्तों। यानी राहुल गांधी आज सभा कर रहे हैं, राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं और लोगों के बीच यात्रा से मैसेज पहुंचा रहे हैं दोस्तों। और दूसरी ओर तेजस्वी यादव राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। तो अब लालू यादव ने भी अपने तरीके से एक्टिव होकर पार्टी को मजबूत करना शुरू कर दिया है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने आरा में पूर्व विधायक अरुण यादव के पिता की दूसरी पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होकर पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के लोगों को बता दिया है कि वो राजनीतिक तौर पर पूरी तरीके से एक्टिव है, यानी शारीरिक तौर पर भी कई जगह वो मौजूद रहेंगे और खुद से पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे दोस्तों। लालू यादव पटना से वैनिटी वैन में निकलते हैं आरा की तरफ और जहां पर जाकर राजनीतिक माहौल को जानने का उन्होंने प्रयास किया दोस्तों। आरजेडी पश्चिम बिहार खासकर शाहबाद बेल्ट आरा बक्सर रोहतास कैमूर में कैडर मोबिलाइजेशन और जातीय सामाजिक आधार के पुनर्संयोजन पर प्रकाश कर रही है, फोकस कर रही है दोस्तों। और अरुण यादव की लोकल पकड़ और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम संगठनात्मक एकजुटता, प्रभावशाली स्थानीय चेहरों को केंद्र में रखने और बूथ स्तर के नेटवर्क को सक्रिय करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। और लालू यादव इस बात का जायजा ले रहे हैं कि पार्टी किस तरीके से, संगठन किस तरीके से इन क्षेत्रों के अंदर काम कर रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल और लालू यादव का एक साथ बिहार में सक्रिय होना इस बात के संकेत दे रहा है कि इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखा बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश के अंदर जातिवाद फैला रहे हैं दोस्तों। ये बयान कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता की ओर से सांकेतिक तौर पर सामने आया। दरअसल हुआ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और यूपी के बाहुबली नेता माने जाने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह भी ठाकुर समाज से आते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुर विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम से एक बैठक की थी दोस्तों। इस बैठक को लेकर बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पूजा पाल पर समाजवादी पार्टी के एक्शन लिए जाने को लेकर भी उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने एक्शन लिया है और उनको एक्शन लेना भी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में रहकर अगर कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करेगा तो हमारे पास या किसी भी पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है, उनको इस तरीके का एक्शन लेना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल सा एक्शन है। इसके बाद उन्होंने अपने विधायकों, खासकर जो ठाकुर समाज के विधायक है दोस्तों, उनको लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आजकल यह सब जो हो रहा है वो अज्ञानता के कारण हो रहा है। क्षत्रिय होना गर्व का विषय है, लेकिन सबको साथ लेकर चलने से ही भला होगा। कुटुंब परिवार बैठक एक बुलाई गई थी दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुंदरकी के विधायक ने ठाकुर रामवीर सिंह ने 49 ठाकुर विधायकों को बुलाया था और कुटुंब परिवार का नाम दिया था दोस्तों। यानी ऐसा लग रहा है कि ठाकुर समाज के विधायकों की गोलबंदी हो रही है और एक तरीके से जातीय गोलबंदी पहले समाज के तौर पर देखा जाता था दोस्तों, लेकिन अब विधायकों के तौर पर देखा जा रहा है। तो इसे लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने सचेत किया है पार्टी को और बताया है कि सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, सारे समाज के लोगों को बुलाया जाना चाहिए था। आपकी क्या राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार को जाति विशेष की सरकार बोलकर संबोधित किया जाता है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कौन सी जाति को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर एक तरफा रवैया अपनाने का आरोप लगता आया है। ब्रजभूषण के बयान पर आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु के अंदर अब वही किया जा रहा है जो इससे पहले कर्नाटका में किया गया था। यानी जैसे वोटर आईडी कार्ड को लेकर सवाल खड़े किए गए दोस्तों, वोटर लिस्ट को लेकर सवाल खड़े किए गए। पहले कर्नाटका के कांग्रेस पार्टी के नेता के घर पर छापा पड़ा, विधायक के घर पर छापा पड़ा और अब तमिलनाडु के अंदर एक मंत्री के घर पर छापा पड़ा है दोस्तों। ईडी की छापेमारी को लेकर यह जानकारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2024 में चुनावों में कथित धोखाधड़ी का मुद्दा उठा रहे। डीएमके ने कहा कि राहुल गांधी के इस मुद्दे को उठाए जाने के कारण ये छापेमारी हुई है। तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता और मंत्री पेरियासामी के यहाँ उनके परिसरों पर ईडी ने छापेमारी की थी दोस्तों। आप क्या मानते हैं, क्या इंडिया गठबंधन की जो मजबूत पार्टियां हैं उनके यहाँ छापेमारी इस टाइम में होना जब राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे, क्या ये बातें अलग अलग है या फिर एक दूसरे से जुड़ती है? ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल एक बड़ा दावा करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के एक नेता से राहुल गांधी काफी खफा है और उन्होंने इस बार तो साफ बोल दिया है कि पार्टी का मीडिया विभाग मेरे एजेंडे के विपरीत काम करता है। इसका रिजल्ट भी जल्दी देखने को मिलेगा, जैसे कर्नाटका के कैबिनेट मंत्री का आया था। आदेश रावल के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि वो वरिष्ठ पत्रकार और जितनी बार उन्होंने दावा किया है जरूर उनका दावा सच साबित होता है दोस्तों। राहुल गांधी से जुड़े काफी स्ट्रॉन्ग सूत्र है उनके। और आपकी क्या राय है, कौन ये कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग का नेता है दोस्तों जिससे राहुल गांधी काफी नाराज है? क्योंकि राहुल गांधी जो मुद्दा उठाते हैं दोस्तों उसके इतर ही कांग्रेस पार्टी को पूरा डिस्कशन करना चाहिए। कांग्रेस के जितने भी मीडिया के पैनलिस्ट और सारे लोग हैं और उनको एक ही तरीके का स्क्रिप्ट दिया जाना चाहिए दोस्तों, ताकि विचारधारा पार्टी की एकदम क्लियर रहे, सटीक रहे, कोई डाउट कोई मतभेद ना रहे। लेकिन इसके बावजूद चीजें उस तरीके से नहीं चल रही दोस्तों जिसकी राहुल गांधी उम्मीद कर रहे होंगे। आप क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान सामने आया है दोस्तों, जिसे लेकर अब फिर से सवाल उठेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार डोनाल्ड ट्रंप को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही है। दरअसल दोस्तों जो खबर आई है उसके अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों, जिससे और ज्यादा विवाद हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को फिर कटघरे में खड़ा किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो जानकारी उसके अनुसार ट्रंप कहते हैं कि मेरे टैरिफ की वजह से भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है, यानी वापस से दावा किया जा रहा है कि भारत झुक गया है। ट्रंप के इस दावे पर देखते हैं भारत सरकार की ओर से क्या रिस्पॉन्स सामने आता है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मामला काफी बड़ा है, इस पर जवाब जरूर सामने आना चाहिए। और ट्रंप बार बार भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, दो शब्द उनके लिए भी लिखेगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एनसीईआरटी यानी बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताब के अंदर बदलाव कर दिया गया। दोस्तों एनसीईआरटी की किताब में मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर थे दोस्तों, उन पर आरोप लगाया गया, भारत पाकिस्तान बंटवारे का दोषी बताया गया। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से बंटवारा हुआ था। इतिहास का कोई सबसे बड़ा विलन है तो वो आरएसएस है। उन्होंने जो किया पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेगी। आरएसएस ने उस वक्त के 25 साल मुख बंदी और जुगलबंदी करते हुए गुजारे। अडवाणी जिन्ना की मजार पर सजदा करने गए थे। एनसीईआरटी की किताब में कक्षा 6 से लेकर 8 और 9 से 12 के लिए भारत पाकिस्तान बंटवारे पर 2 नए मॉड्यूल जारी किए गए हैं। दोस्तों ये सामान्य किताबों से अलग है। इसमें लिखा गया है कि बंटवारे की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने की, कांग्रेस पार्टी ने इसे माना और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे मंजूरी दे दी और ये जानकारी विभाजन के दोषी नामक हिस्से में दी गई है। दोस्तों यानी अलग से बुकलेट टाइप चीज बनाई गई है। इसी को लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर लोगों के मन में, खासकर जो बच्चे हैं दोस्तों, छोटे मोटे अनबूझ बच्चे हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है दुनियादारी के बारे में, वो जानते नहीं है कि किसकी मानसिकता के कारण ये बातें लिखी जा रही है, उनको कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। कांग्रेस पार्टी को दोषी बताना ये तो दूर दूर तक इतिहासकार में किसी ने नहीं बोला, ये तो एक नए तरीके का एजेंडा देश के अंदर फैलाया जा रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेता अंत तक भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़े और भारत के बंटवारे के खिलाफ कांग्रेस ने ईंट से ईंट बजा दिया और उल्टा आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही थोपे जा रहे हैं। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस तरीके के प्रोपेगेंडा के बारे में। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कश्मीर फाइल की तरह दोस्तों बंगाल फाइल नाम की एक मूवी बनाई जा रही है और ये मूवी वही व्यक्ति बना रहा है जिसने कश्मीर फाइल बनाई थी। ऐसे में दोस्तों बंगाल के अंदर कोलकाता में स्क्रीनिंग चल रही थी और स्क्रीनिंग के दौरान जोरदार बवाल हुआ। दावा किया गया है कि स्क्रीनिंग को पुलिस ने बंद करवाया है और पुलिस ने सभी लोगों को वहां से हटाया है। दोस्तों इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर ममता सरकार के खिलाफ उल्टा सीधा बयान दे रहे और कह रहे कि पुलिस ने यह कार्रवाई की है, इस पर ममता सरकार को जवाब देना चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले ज्यादातर जो डायरेक्टर है दोस्तों इस तरीके के काम ही करते दिखाई देते हैं। शब्द इनके बारे में लिखिएगा जरूर। अगर आप भी मानते हैं कि किसी राज्य को बदनाम करने के लिए अगर कोई फिल्म बनाई जाती है तो क्या उसे स्क्रीनिंग करने की इजाजत दी जा सकती है। इस मामले पर दोस्तों फिर से जोरदार बहस छिड़ेगी। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि कश्मीर फाइल्स को लेकर कहीं ना कहीं साफ तौर पर लोगों ने देखा कि कैसे प्रोपेगेंडा मूवी बनाकर सैकड़ों करोड़ रुपए कमाकर डायरेक्टर तो खुश हो गया, लेकिन कश्मीरी पंडितों का न्याय अभी तक उनको नहीं मिला। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जिनके दर्द को दिखाने की कोशिश तथाकथित तौर पर की गई थी, जैसा कि फिल्म बनाने वाले दावा करते हैं, उनका दर्द अभी तक दूर नहीं हुआ, वो अपने घर वापस नहीं लौट पाए। तो कश्मीरी पंडितों के नाम पर जो पैसे बनाए गए मूवी के माध्यम से, उसका जवाब कौन देगा। दोस्तों डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री एक और कंट्रोवर्सी के साथ यहां पर आए हैं। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इसके बारे में। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ हरियाणा पुलिस की विशेष जांच टीम ने हिसार की अदालत में 2500 यानी 2500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। दोस्तों चार्जशीट में दावा किया गया है कि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है और वो लंबे समय तक पाकिस्तान के एजेंटों को गोपनीय जानकारी, भारत की जानकारी देती रही, उनके साथ लगातार संपर्क में थी। पुलिस ने 16 मई को जासूसी के शक में ज्योति को गिरफ्तार किया था। दोस्तों आपको बता दें कि उसका एक वीडियो भी है जिसमें वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नेत्री बताती है। दोस्तों इसके बाद मामले पर कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष ने बीजेपी को घेरा और अब देखिए कि पूरा मामला सामने आ गया है दोस्तों, और आखिरकार चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। अब इस पर डिस्कशन होने वाला है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक पल पल की पूरी अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में एसआईआर के कारण मतदाताओं से उनका अधिकार छीना जा रहा है, मतदाताओं के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन बीजेपी और नीतीश कुमार चुप्पी साध कर बैठे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के पूर्व बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान है। दोस्तों राहुल गांधी के मन में देश के गरीब, महिलाओं, दलितों और किसानों के प्रति आस्था है, इसलिए उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा की कमान संभाली है। यह बयान अखिलेश सिंह दे रहे हैं। दोस्तों जो नाराज बताए जा रहे थे, दावा किया जाता है कि अखिलेश सिंह इसलिए नाराज है क्योंकि उनको प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट से हटाकर राहुल गांधी ने राजेश राम जी को जिम्मेदारी दी है। हालांकि दोस्तों उनके नाराजगी या नहीं से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने अभियान को निरंतर बिहार के अंदर आगे बढ़ा रही है। दोस्तों पार्टी जनता के हित में काम करने के लिए यात्राएं निकाल रही है, जैसा आज राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या प्रतिक्रिया होगी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। क्या समझते हैं दोस्तों राहुल गांधी की यात्रा क्या बिहार में कोई व्यापक असर डालेगी या फिर कोई असर नहीं होगा। दोस्तों जो भी आपकी राय है लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर ऐतराज जताया है। दोस्तों, आदित्य ठाकरे ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब भारत तय करेगा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। भारत ने तय किया है और अब देशवासी भली भांति जान गए हैं कि सिंधु समझौता कितना अन्यायपूर्ण था और कितना एक तरफा था। यह ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशकों में भारत के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया। और नरेंद्र मोदी के इस दावे पर आदित्य ठाकरे कहते हैं कि प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो फिर एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच क्यों हो रहा है? क्या पैसे जुटाने के लिए ये करवाया जा रहा है? और कॉमन सी बात है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान का मैच केवल पैसे के लिए करवाया जा रहा है, क्योंकि पता है ब्रॉडकास्टर मिलेंगे और स्टेडियम पूरी तरीके से बुक हो जाएगा और एक तरीके से माहौल बनेगा और जमकर पैसा आएगा। और क्रिकेट से पैसा आता है, आप सब जानते हैं दोस्तों। तो अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, खासकर नरेंद्र मोदी को, 2 अलग अलग तरीके के बयान नहीं देने चाहिए, अगर पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, जो वाकई एक सही बात है, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने का भी कोई औचित्य नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आईसीसी की जिम्मेदारी अमित शाह के बेटे के पास है और बीसीसीआई भी भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करती है, तो ये जो फैसला है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का, इस पर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की मंजूरी है, भाजपा सरकार की मंजूरी है, इसीलिए इसका आयोजन किया जा रहा है। आदित्य ठाकरे के बयान पर आपका प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लाल किले के प्राचीर से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने आरएसएस के गुणगान किया है। गांधी को प्रणाम करने के तुरंत बाद गांधी की हत्या के आरोपी संगठन का गुणगान हिंदू राष्ट्र की ओर सबसे स्पष्ट घोषणा है। दयाशंकर मिश्रा की इस बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, लिखकर जरूर बताइए। क्योंकि आरएसएस की तारीफ करने का कोई औचित्य नहीं था, इसके बावजूद आरएसएस की तारीफ की गई, वो भी लाल किले से दोस्तों, जहां से जो भाषण दिया जाता है वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर भाषण दिया जाता है और देश के जनता के हित की बात होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लगे हाथ अपनी विचारधारा भी लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। लोगों के बीच में आरएसएस को कॉमन बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, ताकि लोग इस बारे में डिस्कशन करें। हालांकि आरएसएस का जो बैकग्राउंड है दोस्तों, उसे लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है। किसी प्रधानमंत्री को तो कम से कम इस तरीके के भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए थी। आरएसएस से जुड़े मामले को लेकर दोस्तों जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम पहले कर चुके हैं प्रशांत किशोर। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि राहुल गांधी ने अपने जीवन में बिहार में एक रात भी नहीं गुजारा। यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया दोस्तों। लेकिन अब राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के तहत लगातार बिहार में रहेंगे दोस्तों। ऐसे में प्रशांत किशोर के बयान का अब कोई औचित्य नहीं रहा है और लोग समझ गए हैं कि प्रशांत किशोर जो बोल रहे थे वो बात सच नहीं है। राहुल गांधी यहां पर आकर लगातार यात्रा करने जा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले बिहार कांग्रेस पार्टी के लिए प्रायोरिटी इसलिए नहीं था क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि बिहार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन मिलकर आराम से सरकार बना ले। लेकिन अब पार्टी को पता चला है कि उत्तर भारत के अंदर भी उनका विस्तार हो सकता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने रिजल्ट दिया है कांग्रेस पार्टी को दोस्तों, इससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और खासकर जो शीर्ष के नेता हैं उनको एक विश्वास हुआ है कि हम लोग एक बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं पूरे उत्तर भारत में, पूरे यूपी बिहार बेल्ट के अंदर, और ये समीकरण को पलटने में पूरी तरीके से उपयोगी होगा। इसीलिए राहुल गांधी भी अब लगातार एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहे उत्तर प्रदेश और बिहार, अब धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी की ओर शिफ्ट होते चले जा रहे हैं और यही संकेत है कि देश में लगातार राजनीति बदलती जा रही है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे का खेल खत्म होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी एनसीपी के विधायक धनंजय मुंडे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगभग 5 महीने पहले मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धनंजय मुंडे ने सरकारी बंगला सतपुड़ा खाली नहीं किया दोस्तों। इस वजह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने कानूनी नोटिस भेजा है दोस्तों। अंजलि दमानिया ने आरोप लगाया कि धनंजय मुंडे पर की सतपुड़ा बंगले का 42 लाख रुपए बकाया है और अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है और कहीं ना कहीं उस बंगले पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं एनसीपी के नेता, वरना अभी तक तो एक्शन ले लिया होता। अभी तक तो इनसे बंगला खाली करवा दिया गया होता, लेकिन बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी से तुरंत बंगला खाली करवा दिया गया था दोस्तों, लेकिन अब देखते हैं इस मंत्री से बंगला खाली करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में 100 विधायकों का टिकट काटने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस तरीके की खबरें भी अब छपने लगी है। यूपी में 2027 में चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। बिहार इलेक्शन खत्म होते ही अगला बंगाल का और फिर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घमासान होने वाला है। ऐसे में 2027 के शुरुआत में ही इलेक्शन होगा दोस्तों। इसके लिए कह सकते हैं कि अब ज्यादा दिन का टाइम बचा नहीं है। ऐसे में यूपी में भारतीय जनता पार्टी 100 विधायकों के टिकट काटने को लेकर जो तैयारी कर रही है, मीडिया में जो रिपोर्ट छपी है इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार कर रही है कि उनके जो विधायक है वो अच्छे से काम नहीं करते। कम से कम 100 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी
नॉन परफॉर्मिंग विधायक के तौर पर देखती है। दोस्तों शायद यही बड़ा कारण है कि अब उनको बता दिया गया है कि उनके टिकट कटने की तैयारी चल रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इलेक्शन के दौरान हिसार से पूर्व सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह और एक बीएसपी के पूर्व सांसद राजा राम जब वोट करने के लिए पहुंचे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, तो कहा गया कि उनका वोट तो पड़ चुका है। दोनों ने कहा कि हम तो आए ही नहीं, तो फिर वोट कैसे पड़ गया। यहां अगर फेक वोट पड़ रहे हैं तो देश की क्या हालत होगी, ये बयान दिया है दोस्तों हिमांशु मिश्रा ने, जो ये एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अगर आप भी मानते हैं कि काफी ज्यादा गंभीर मामला है तो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। जैसा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। जय हिंद जय भारत।